नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज़ एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज फिर हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत पिछले सप्ताह की कुछ खास खबरों से करेंगे। विकास जी, पिछले सप्ताह एक खास सितारा दुनिया को अलविदा कह गया। जी जी। अपनी लाजवाब अदाकारी से भारतीय सिनेमा जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले दिलीप कुमार जी का हम सभी जानते हैं कि लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। दिलीप कुमार जी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया। जी बिल्कुल। दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग के नाम से माना जाता है पूरे बॉलीवुड में। इस पर प्रकाश डालिए। दिलीप कुमार, जिनका असली नाम यूसुफ खान था और उनका जन्म 1922 में 11 सितंबर 1922 में पेशावर में हुआ। पेशावर जो अब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान 6 भाई बहन थे, जिनमें से ये तीसरे नंबर पर थे। और 1944 में 1944 में दिलीप कुमार जी की पहली फिल्म आई ज्वार भाटा। तो इन्होंने फिल्मों में उस टाइम पर एक तरह से अपना पदार्पण किया। इनको फिल्मों में लाने का जो श्रेय है वो पुराने ज़माने की एक अदाकारा हुई हैं देविका रानी। वो इनको फिल्मों में लेके आई। उन्होंने इनके काबिलियत को, इनकी अभिनय जो क्षमता है उसको पहचाना। और जिस तरह से आपने कहा कि एक सितारा, अभिनय में दिग्गज, और अगर हम कहें कि अपने आप में एक कंप्लीट, जिसको हम कहते हैं एक अदाकार, एक कलाकार, कंप्लीट कलाकार जो हैं, वो दिलीप कुमार थे। बिल्कुल। दिलीप कुमार के जाने से जो स्थान खाली हुआ है उस स्थान को भरा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी जो कमी है वो शायद कोई भी पूरी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। तो दिलीप कुमार साहब के जाने का सभी को बहुत दुख है, सभी को बहुत इसका सदमा लगा है। बिल्कुल। 98 ईयर्स, 98 साल की उनकी उम्र थी। 1922 में उनका जन्म हुआ था और अभी उन्होंने 11 सितंबर को 99 साल का होना था। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं अपने कार्यक्रम की ओर से। उन्होंने जो सिनेमा जगत को, भारतीय सिनेमा जगत को इतना कुछ दिया, अपनी अभिनय से इतना कुछ हमें जो दिया, उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद, उनको प्रणाम, और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल सर। इसके साथ ही आजकल की बहुत खास खबर है कि इस भीषण गर्मी भरे मौसम में हर कोई ठंडी जगहों पर जाने को उतारू रहता है। जी जी, हाँ जी। तो हर किसी का मतलब कि रुझान है कि हम ठंडी हवाओं की और ठंडी बाहर की ओर जाएं। तो हिल स्टेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये डराने वाली भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी जी जी। या लगभग हम ये कह सकते हैं कि लोगों में शायद कोरोना के प्रति डर खत्म हो चुका है, भय खत्म हो चुका है। लोग तो खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी लहर जल्द से जल्द आए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैदानों में जब गर्मी पड़ती है तो बहुत भीषण रूप ले लेती है। आजकल खासकर जब पंजाब, हरियाणा, इस एरिया में, जब दिल्ली में गर्मी का जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा है, 45 से ऊपर का टेम्परेचर जो है वो चल रहा है। बिल्कुल। तो नॉर्मल दिनों में पहले क्या होता था कि लोग ठंडी जगह पर जाते थे, 2-4 दिन, 1 हफ्ता लगाया, वापस आ गए, चलिए। लेकिन अब 1.5 साल से, जब से ये कोविड का स्टार्ट हुआ है, और उसकी वजह से अलग अलग गाइडलाइंस आई, लोगों को इकट्ठा एक जगह पर होने से रोका गया। ये गाइडलाइंस 1 सप्ताह या 10-12 दिन पहले तक चल रही थी। हिमाचल जो है, जो एक देवभूमि के तौर पर जाना जाता है और ठंडा प्रदेश माना जाता है, लोग वहाँ पर गर्मी से बचने के लिए ज़रूर जाते हैं। मनाली हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, डलहौजी। तो इन जगह पर जाना लोग
शुरू कर दिया लोगों ने, 1 से 1 जुलाई से हिमाचल सरकार ने वो बंदिशें, वो गाइडलाइंस चेंज की, बंदिशें खोल दी कि लोगों का वहां पे आना शुरू हो, क्योंकि हिमाचल की जो इकोनॉमी है वो काफी हद तक पर्यटकों पर, विजिटर्स पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो हिमाचल के सरकार ने वहां पर जब खोला उसको, तो लोगों को लगा कि अब तो बस गर्मी से बचने का कोई और रास्ता नहीं है, तो वहीं पर ही हम भाग लें। तो अब सोचने की बात यह है कि गाइडलाइंस तो सरकार ने चेंज की, आना जाना, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत जरूरत है इधर से उधर जाने की या उधर से इधर आने की, लेकिन वो सिर्फ गाइडलाइंस या बंदिशों की वजह से बंधे हुए थे। अब उन लोगों के लिए तो बंदिशें खुली तो चलिए उनका तो काम आसान हो गया, लेकिन अगर घूमने फिरने की बात की जाए तो अगर गर्मी हम इतने महीनों तक सह रहे हैं या सह सकते हैं या आगे और सहेंगे आने वाले महीनों में, तो 2 या 4 दिन वहां पर ठंडी जगह पर जाकर हमें उससे क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिस तरीके से कुछ दिन पहले हमने तस्वीरें देखी, वीडियोस वगैरह देखे कि लोग वहां पे अंधाधुंध जा रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, 2 या 4 दिन में अगर वहां पर हम ठंडे माहौल में रह भी लेंगे तो फिर वापस तो गर्मी में ही आना है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि अगर तीसरी लहर की बात सरकार या कहीं पे कोई डॉक्टर्स वगैरह कर रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, तो तीसरी लहर को आमंत्रण देने के लिए तो हम खुद जा रहे हैं वहां पर। बिल्कुल। अगर जिस तरीके से हम वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, जिस तरीके से हम आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं, गाड़ियां भर भर के जा रही हैं, उस तरीके से आने वाले दिनों में कोरोना को रोकने के लिए कोई भी यत्न करना बेकार होगा। बिल्कुल। वो रुक नहीं पाएगा कोविड, क्योंकि तीसरी लहर अगर आती है तो वो दूसरी लहर से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है और ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। बिल्कुल जी। इसी के साथ हम बात करते हैं फिर से देश के अन्नदाता की। हमारे देश के अन्नदाता अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक वो वहीं पे डटे रहेंगे। जी बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसका असर जो है टोल प्लाजों पर, पंजाब एंड हरियाणा टोल प्लाजों पर पड़ रहा है? कहा जा रहा है कि जो टोल प्लाजा है उनको 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है जी। अगर दूसरी तरफ हम राहगीरों की बात करें जो यहाँ से होकर गुजरते हैं जी, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनको इससे कहीं ज्यादा बेहतर उनको फायदा हो रहा है। हाँ जी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो किसान आंदोलन चल रहा है इस पर हम पहले भी इस कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं कि लोकतंत्र में इतने लंबे अरसे तक चलने वाले आंदोलन जो हैं वो आखिरकार बुरा प्रभाव डालते हैं सरकार पर भी, देश की अर्थव्यवस्था पर भी, देश के कानून व्यवस्था पर भी। बिल्कुल। इस आंदोलन को जल्द से जल्द सरकार को निपटाना चाहिए, बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन जो बात हम अगर कर रहे हैं टोल प्लाजा की, तो टोल प्लाजा जो हैं वो सरकार ने लगाए थे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के वक्त। वहां पर उनको टैक्स देकर गुजरना होता था 4 पहिया वाहनों को। लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ है, जो किसान है वो टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। पंजाब से हरियाणा जाना हो या हरियाणा से दिल्ली जाना हो, वहां पर वो डटे हुए हैं, क्योंकि इस आंदोलन का जो ज्यादा प्रभाव है वो पंजाब और हरियाणा में ही है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उससे निस्संदेह रूप से 2000 करोड़ का पिछले दिनों में जो खबर आई है वो सही है कि 2000 करोड़ का अब तक नुकसान हो चुका है टोल प्लाजा की जो आमदन है। दूसरी बात यह है कि टोल प्लाजा पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, सैकड़ों ही नहीं, क्योंकि टोल प्लाजा 1-2 नहीं है, कई टोल प्लाजा। और उन टोल प्लाजा पर शिफ्ट्स में काम होता है, 3-3 शिफ्टें लगती हैं। 3-3 शिफ्टों में अगर वहां पर हम
अंदाजा 25 से 30 लोग या 50 लोग भी गिने एक शिफ्ट में, तो आप ये सोच सकते हैं कि हजारों लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है। वो एक तो बिल्कुल बेकार होकर, अनएम्प्लॉय होकर घर पे बैठे हुए हैं। उनके घरों का चूल्हा कैसे जल रहा है ये कोई भी नहीं जानता। इसके अलावा अगर आप राहगीरों की बात कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो तो मजे में है। लेकिन अगर हम इस वक्त ये सोचे कि इस टाइम पे हमारे पास हमें टोल टैक्स नहीं देना पड़ रहा, लेकिन जब भी वो खुलेगा तो मेरे ख्याल से तो या तो सरकार या टोल प्लाजा जो ठेके पर दिए जाते हैं वो पक्के तौर पर उसका रेट वो बढ़ा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अगर वो रेट बढ़ा देते हैं तो पिछली सारी कसर तो उन्होंने पूरी करनी ही है। बिल्कुल। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं कि लगातार पिछले सप्ताह गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहा है जी, जिसकी वजह से हर कोई परेशान था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस गर्मी भरे मौसम में जो बिजली के कट हैं, हाँ जी, उन्होंने लोगों के मतलब रोष में ज़्यादा वृद्धि कर दी है। यहाँ तक कि जो उद्योग धंधे भी हैं वो भी बंद होने के कारण लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं जी। तो इसके चलते लोगों ने और जो किसान हैं इन्होंने पानी तक की किल्लत को लेकर जमकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी तक की है जगह जगह पर। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इसका क्या हल ढूंढना चाहिए? देखिए, एक तो जो आपने बात कही कि लोगों में रोष बढ़ गया है, हम इसको ये कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम में लोगों का दिमाग भी गर्म हो गया है। बिल्कुल गर्म, हर कोई हाय हाय पे लगा हुआ है। हाय हाय और विरोध प्रदर्शन। अब देखिए, बिजली का जो कट लग रहे हैं, बिजली की व्यवस्था करना हर सरकार की जिम्मेवारी है। लोकतंत्र में बैठे हैं तो लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अगर लोगों द्वारा चुनी गई है तो लोगों के जरूरतों को पूरा करना उसकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल। बिजली की जो व्यवस्था है वो तकरीबन गर्मियों में हर साल यही रहती है, जिससे कभी भी कोई भी सरकार कुछ सीखती नहीं है। अब इस वक्त तलवंडी साबो में जो 3 यूनिट चल रहे थे, 2 यूनिट पहले से बंद थे, तीसरा यूनिट का उत्पादन भी वहां पे बंद हो गया पिछले सप्ताह। रोपड़ थर्मल प्लांट है, वहां पर भी 1 यूनिट बंद है। बठिंडा थर्मल प्लांट को सरकार ने बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया है। बिजली का उत्पादन बिल्कुल बहुत से ज्यादा बहुत कम हो गया है। उससे क्या हुआ है कि डोमेस्टिक यूज के लिए लोगों को जो घरों में यूज करनी है बिजली, वो तो बहुत दूर की बात है, वहां पर भी 4-4, 6-6 घंटे के कट लग रहे हैं। जो किसानों को, अब ये धान का सीजन है, चावल लगा रहे हैं, बुआई हो रही है, चावल की बुआई हो रही है, उसके लिए आपको पता है कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और सरकार के निर्देश हैं कि 8 घंटे किसानों को पानी की सप्लाई बिल्कुल निर्विघ्न दी जाए, बिना किसी रुकावट के। लेकिन किसान भी इस वक्त मोर्चे पर डटे हुए हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हमें 8 घंटे बिजली नहीं मिल रही, हम पानी का जो है सप्लाई नहीं आएगी तो हम धान कैसे लगाएंगे, हमारी फसल खराब होगी। एक तरफ किसान वहां पर डटे हुए हैं, दूसरी तरफ किसान जो उनके आगे से बच्चे हैं या जो भी उनके परिवार वाले हैं वो धान की बुआई कर रहे हैं। दोनों तरफ से किसान को मार पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी बिजली के कटों से बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो चुका है और सरकार इस पर अभी तक, अब इंडस्ट्री को ले लीजिए, इंडस्ट्री जो है वो 15 जुलाई तक बंद कर दी गई। पिछले काफी दिन से, नियर अबाउट आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 15 दिन से इंडस्ट्री ऐसे ही चल रही है, बंद ही है। तो इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी तो इंडस्ट्री में काम करने वाले जो कामगार हैं, जो मजदूर भाई हैं, वो अपना घर कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत अहमियत रखती हैं और इन चीजों पर सरकार को जल्दी से जल्दी कोई स्टेप लेना चाहिए, कोई निर्णय लेना चाहिए और बिजली की किल्लत को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। बिल्कुल सर। इसके साथ ही पिछले सप्ताह एक बहुत बड़ी खबर रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसके फेरबदल को लेकर। मोदी जी ने किया। जी। तो ये जो मंत्रिमंडल विस्तार में कई दिग्गजों तक की छुट्टी कर दी गई जी,
दूसरी तरफ इस मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। बिल्कुल। महिलाएं जो हैं उनको सुचारू रूप से इस मंत्रिमंडल में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है जी। आपकी क्या राय है कि जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई है उनका काम सही ढंग से नहीं वो कर पा रहे थे कि उनकी छुट्टियां कर दी गई, क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल में देखिए, मोदी जी ने जो फेरबदल किया है, दूसरी पारी की उनकी सरकार चल रही है, दूसरी पारी की सरकार में उन्होंने पहली बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया और बहुत बड़े लेवल पर किया। 36 मंत्री जो नए आए और बाकी कुछ मंत्री जो थे जिनको प्रमोशन दी गई। बिल्कुल। तो जो दिग्गज मंत्री थे, जैसे रविशंकर प्रसाद थे, प्रकाश जावड़ेकर थे, रमेश पोखरियाल निशंक थे, ये जो काफी अच्छे लेवल पर काफी अच्छा अपना काम चल भी रहा था इनका, इनकी छुट्टी कर दी गई। अब हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मंत्री पद से उनकी छुट्टी होना क्या इस बात का संकेत है कि वो अपने विभाग में, अपने मंत्रालय में ठीक से काम नहीं कर रहे थे? अब अगर हम शिक्षा विभाग का ही, शिक्षा मंत्रालय का ही हम बात करें, सिर्फ एक बात को उठा लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो शिक्षा मंत्रालय में जो पिछले दिनों नई शिक्षा नीति जारी की गई, क्या वो नई शिक्षा नीति में कोई ऐसी कोई बात है कि शिक्षा मंत्री को बदल दिया गया? क्या इसका मतलब हम ये लेकर चले कि जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति वो ठीक नहीं है, उसको भी बदलने की जरूरत है क्या मंत्री की तरह? सही। तो ये सारी चीजें आम जनता को बहुत प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। तो आज हम अपने कार्यक्रम का समापन हर बार की तरह अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, दर्पण में आप अपना चेहरा देख सकते हैं, चरित्र नहीं। जी विकास जी, आपने जो बात कही है बहुत ही सही और बढ़िया बात कही है। ये जिस किसी का भी कहा हुआ विचार है बहुत ही उत्तम है कि दर्पण में हम अपना चेहरा तो देख सकते हैं, बिल्कुल। अपना चरित्र देखने के लिए हमें अपने दिल का दर्पण इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे तब तक हमें अपनी व्यक्तित्व का और अपनी पर्सनैलिटी का पता नहीं चलेगा, अपने कैरेक्टर का पता नहीं चलेगा। इसलिए आत्ममंथन और आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। तो अब हमें दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरें लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।